आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत, और इस कंप्लीट सेगमेंट का नाम है मिडेवल हिस्ट्री। मिडेवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मिडेवल हिस्ट्री का शुरुआत कब से होता है। तो हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था प्राचीन भारतीय इतिहास में। हर्षवर्धन को सामान्यतः उत्तरी भारत का एक अंतिम एवं महान सम्राट माना जाता है। अंतिम एवं महान शासक कहाँ का? तो समस्त उत्तर भारत का। जैसे कि एक रफ डायग्राम समझिए कि ये भारत है, ये हमारा भारत है। तो भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, मान के चलिए ये तो इस हिस्सा पर जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो जाता है, हर्षवर्धन का जब मृत्यु हो जाता है, तब समस्त उत्तर भारत पर शासन करने के लिए कोई भी योग्य शासक नहीं बचता है। कोई भी योग्य शासक नहीं बचता है। तो इससे क्या होता है? तो इसका फ़ायदा उठा लेता है विदेशी सब, और विदेशियों में भी कौन? तो मुस्लिम सब, मुस्लिम। और भारत में आक्रमण हो जाता है मुस्लिमों का, और मुस्लिम के आक्रमण से लेकर के पानीपत का तीसरा युद्ध यानी कि 1761 तक, ये जो टाइम पीरियड है, यही हमारा इतिहास के कालखंड में मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आपको फिलहाल अभी इतना ही समझना है। तो आइए हम लोग इस कंप्लीट पोर्शन का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भारत में अरब आक्रमण। सबसे पहले समझते हैं जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो कितने चरणों में हुआ। तो हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद तो उत्तर भारत खाली पड़ गया था, इसलिए मुस्लिम लोग भारत में आक्रमण किया था। अब मुस्लिम आक्रमण जो होता है, मुस्लिम आक्रमण, ये भी कई चरणों में होता है। सबसे पहला अरबी मुसलमान, सबसे पहले अरबी मुसलमानों का यहाँ पे आक्रमण होता है। उसके बाद होता है तुर्की मुसलमानों का, तुर्की मुसलमानों का। अब तुर्की मुसलमान में कौन कौन रहता है? तो एक रहता है गजनवी, एक रहता है गौरी, मोहम्मद गौरी, अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। और एक रहता है, फिलहाल दो ही समझिए। उसके बाद तो दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग हो जाता है, दिल्ली सल्तनत। और इसमें एक के बाद एक शासक होते जाता है, मुस्लिम शासक। तो तुर्की आक्रमण में सबसे पहले तुर्की आक्रमणकारियों में सबसे पहले गजनवी का स्थान है, फिर गौरी का, और उसी से स्थापना हुआ कंप्लीट दिल्ली सल्तनत का। और इससे पहले अरबी आक्रमण हो चुका था, और अरबी आक्रमण करने वाले जो माना जाता है वो माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम का। सीधा सीधी हम अभी कासिम लिख देते हैं। तो देखिए, भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो सबसे पहले हुआ अरबियों के द्वारा, उसके बाद तुर्की के द्वारा। अरब आक्रमण जो होता है उसमें किसका हाथ रहता है? तो कासिम के द्वारा। हालांकि कासिम से पहले भी आक्रमण किया गया था, लेकिन वह सफल आक्रमण नहीं था। बुद्देला या फिर उबैदुल्ला के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था। मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण किया ये सफल हुआ था, जिस कारण से सबसे पहला अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम को बोला जाता है। फिर तुर्की आक्रमणकारियों में मोहम्मद गजनवी का स्थान है, फिर गौरी का, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये था एक रफ डायग्राम जो आपको समझना है, और हम लोग इसी सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ेंगे।
तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत में अरब आक्रमण का टॉपिक। तो अरब एवं बाद में तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, यह भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट है अरबों द्वारा धन की लूट के लिए सिंध एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण किए गए। देखिए, अरब आक्रमणकारी जो भारत में आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो इन लोग का जो मेन टारगेट है वो है धन दौलत को लूटना, धन की लूट। सिंपल सा आप याद रख लीजिए। ये लोग भारत में परमानेंट निवास करने के लिए नहीं आया था, ये लोग सिर्फ धन दौलत को लूटने आया था और इसी के साथ ये वापस लौट जाता है। और एक चीज़ था, धन दौलत को लूटना भी था, साथ में जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना भी था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, ये दो टारगेट था इन लोग का, अरब आक्रमणकारियों का। एक धन की लूट, दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। तो अरबों द्वारा धन की लूट के लिए सिंध एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण किए। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था और ये अरबी मुसलमान ही है। सबसे पहले उबैदुल्ला का प्रयास रहता है भारत में आक्रमण करने के लिए, और इसके बाद बुद्दिल के नेतृत्व में, बुद्दिल या फिर बुद्दुल्ला भी लिखा रहता है, तो इसके नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ था। लेकिन ये दोनों आक्रमण जो था ये असफल हो गया था, यानी कि सफल आक्रमण नहीं था ये। उसके बाद 712 एडी में, और कुछ स्रोतों में 711 एडी भी लिखा मिलता है आपको, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो 712 एडी में आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। और ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी बार पूछता है ये सब प्रश्न, आपको याद रखना है कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ये आक्रमण कहाँ पे किया था? तो सिंध पर राजा दाहिर का शासन था, वहीं पे आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया था। फिर अरबों की सिंध विजय का जो प्रमाण है वो हमें कौन सा ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, चंचनामा। और ये जो चंचनामा पुस्तक है इसकी जो रचयिता है यानी कि रचनाकार वो है अली अहमद। सीधा प्रश्न यहाँ से आउट होगा कि चंचनामा जो ग्रंथ है वो किनके द्वारा रचित है? तो अली अहमद के द्वारा। इससे किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है या फिर क्या जानकारी मिलती है? तो याद रखना है, अरबों का जो सिंध विजय हुआ था, यानी सिंध पर आक्रमण किया था और यहाँ पे विजय प्राप्त किया था, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम के सफल, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृतियों को अरब वासियों ने अपनाया था। तो ये लोग यहाँ पे आक्रमण तो किए, साथ ही साथ कुछ कल्चर हम लोग उनसे सीखे और कुछ कल्चर उन लोग हम लोग से सीखा था। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप, देखिए, अरब वासी आक्रमण किए थे तो उन लोग का कल्चर और हिंदुस्तान का अपना कल्चर दोनों का मिक्स हो गया था। तो इसके फलस्वरूप अरब वासियों ने भारत से खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा और इसका प्रचार प्रसार यूरोप में किया था। यानी कि उन लोग को जो जो अच्छा लगा वो सीखा, और जब सीखेगा तो अपना क्षेत्र में प्रचार भी करेगा। तो यूरोप में ले जा कर के इसका प्रचार प्रसार भी किया था। खास करके कौन कौन सा चीज़? तो खगोल शास्त्र हो गया, अंक गणित हो गया, चिकित्सा शास्त्र हो गया और दर्शन से संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो ये सब का प्रचार प्रसार वो लोग यूरोप में जा कर के किया था। फिर सर्वप्रथम अरब वासियों यानी कि मुस्लिमों ने, अरब वासियों में भी कौन सा? तो मुस्लिम अरब वासी। तो मुस्लिमों ने
या फिर अरब वासियों ने भारतीयों को हिंदू कहकर संबोधित किया था। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को पढ़ा था प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो सिंधु नदी को इंग्लिश से बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु नदी का नाम है इंडस रिवर, और इसी से बना था इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस रिवर के आधार पर ही नाम पड़ गया था इंडिया का। उसी प्रकार से यहाँ पर अरबवासी जब आक्रमण करने आए भारत पर, तो इन लोगों के द्वारा भारतीयों को सबसे पहले हिंदू कहकर पुकारा गया। और चूँकि हिंदू का जो क्षेत्र था वो भारत था, इसलिए इस कंप्लीट क्षेत्र को या फिर हमारे देश को नाम दे दिया हिंदुस्तान। तो ये आपको याद रखना है। फिर अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। पर्दा प्रथा ये तो आप सभी जानते होंगे। और इसके साथ ही जजिया, जकात, खराज, ये सब टैक्स का नाम है। जजिया कर, जकात कर, खराज कर। खराज भू राजस्व कर होता था। तो फिलहाल आप सीधा सीधी याद रखिए कि जजिया, जकात और खराज जो टैक्स है नामक कर के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। और एक प्रश्न यहाँ से सीधा सीधी आया है कि जजिया कर लगाने वाले सबसे पहला शासक कौन थे? तो सीधा आपको आंसर याद रखना है, मोहम्मद बिन कासिम थे। बाकी ये सब टैक्स क्या है हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे बस 2 लाइन के बाद। तो अरबों ने सिंध में ऊँट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती प्रारंभ किया। ये सब कुछ कल्चर है जो अपनाया जा रहा है। सिंध में ऊँट पालने की प्रथा और खजूर की खेती प्रारंभ किया। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था। ये इम्पोर्टेंट। जजिया कर एक धार्मिक कर था जिसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों से वसूला जाता था। इसमें ज़्यादा डिटेल्स घुसने की आवश्यकता नहीं है, सीधा याद रखिए कि जजिया कर एक धार्मिक कर था बस। और ये जो टैक्स था ये गैर मुसलमान या फिर गैर मुस्लिम लोगों से वसूला जाता था। और मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा। किन लोगों को? तो बच्चों को, बूढ़ों को, ब्राह्मण, विकलांग और महिला, इन सभी को जजिया कर नहीं देना होता था और बाकी को देना होता था। जजिया कर क्या था? एक धार्मिक कर था। किनसे लिया जाता था? गैर मुस्लिम लोगों से। और उनमें से भी जो बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग, महिला ये सब होता था, इन लोगों को ये सब टैक्स से, जजिया कर से या फिर जजिया टैक्स से मुक्त रखा गया था। तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक, भारत में अरब का आक्रमण। तो इसमें आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम, बस ये सफल आक्रमण किए थे। और इस आक्रमण के फलस्वरूप क्या क्या हुआ हमने देखा। तो एक टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मुस्लिम आक्रमण का जो पहला हिस्सा था, सबसे पहला अरब वासियों के द्वारा किया गया था, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं मुस्लिम आक्रमण का दूसरा चरण जो किया जाता है तुर्कियों के द्वारा। तो भारत पर अब हम लोग देखेंगे तुर्क आक्रमण। चलिए इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो 711 एडी में अरबों के आक्रमण और उसकी प्रतिक्रियात्मक भारत में कई प्रभावशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। देखिए यहाँ 711 और कहीं कहीं 712 एडी भी आपको मिलेगा। तो अरबों का जो आक्रमण हुआ उससे यहाँ भारत में कुछ प्रभाव तो पड़ा ही। अरबों का प्रारंभ किया हुआ कार्य तुर्कों ने पूरा किया, यानी कि अरब तो यहाँ पे आए थे, आक्रमण किए, धन दौलत लूटे और वापस चले गए। और इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार उन्होंने किया था, लेकिन और भी जो उद्देश्य था उसको कंप्लीट किया तुर्कों ने। किस प्रकार से किया हम लोग पढ़ते हैं। तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। अब देखिए अरब वासियों और तुर्क वासियों में क्या अंतर था। अरब आक्रमण जो हुआ था
वो भारत में सिर्फ आक्रमण किया, पैसा लिया और चल दिया। लेकिन जो तुर्की सब है ये भारत में आक्रमण तो कर रहा है, साथ ही साथ इन लोग का जो साम्राज्य विस्तार है वो भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। यानी कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना तुर्कों के द्वारा किया जाता है। ये है इन लोग के बारे में थोड़ा सा डिफरेंट फैक्ट्स। फिर है तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर निवास करने वाले एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थी। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। यह है इसका टारगेट कि भारत में एक मुस्लिम सत्ता या फिर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होना चाहिए, क्योंकि भारत में ही आक्रमण कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं तुर्क आक्रमणकारियों के नाम। जैसे कि अरबी आक्रमण में हमने देखा मोहम्मद बिन कासिम का नाम, उसी प्रकार से तुर्क आक्रमणकारियों में सबसे पहला नाम आता है अलब्दगीन का। लगभग 800 वफादार सैनिकों के साथ अफगान प्रदेश के गजनी नगर में अलब्दगीन अपनी स्वतंत्र गजनवी वंश की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है कि गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जा रहा है? अलब्दगीन के द्वारा। और अलब्दगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जिसका नाम था इसहाक और उसके बाद हुआ बलक्तगीन गद्दी पर बैठता है, और उसके बाद होता है सुबुक्तगीन। ये नाम आपका इम्पोर्टेंट है। बलक्तगीन की मृत्यु के बाद पिराई ने गजनी पर अधिकार कर लिया, पर वह एक अयोग्य शासक था जिसे हटा करके सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। इतना आपको याद नहीं रखना है, सीधा याद रखना है अलब्दगीन जो था वो गजनवी वंश की स्थापना किया था, और उसके बाद जो गद्दी पर बैठा वो था सुबुक्तगीन। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम जो था वो था सुबुक्तगीन। ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोग अभी अभी पढ़ा अरबी आक्रमण। तो सबसे पहला किया गया था बुदेला के द्वारा जो था असफल। फिर किया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो हो गया सफल, अरबी आक्रमण। लेकिन अगर तुर्की आक्रमणकारियों की बात करें तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला कौन था? तो सुबुक्तगीन। ये आपको याद रख लेना है। सुबुक्तगीन प्रारंभ में अलब्दगीन का गुलाम था। अलब्दगीन का गुलाम था कौन? सुबुक्तगीन। फिर अलब्दगीन ने सुबुक्तगीन को अपना दामाद बना लिया और फिर अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया। देखिए मिडिवल हिस्ट्री का थोड़ा सा टफ वर्ड अगर हम लोग देखें, अगर टफ पार्ट तो यही सब हो जाता है। थोड़ा नाम सब और उपाधि सब थोड़ा सा अल्टर है, और इसको आपको याद रखने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आउट होता भी है, इसीलिए आपको कैसे भी करके ये सब रट लेना है। चाहे ट्रिक लगाइए या फिर लिख के याद कीजिए, लेकिन कर लीजिए। हमने ऑलरेडी महत्वपूर्ण बातों को ही यहाँ पे रखा है। बहुत ज़्यादा उटपटांग चीज़ हम लोगों को नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जिससे कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन हिट हो जाए। तो अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित किया, ये आपको याद रखना है। सुबुक्तगीन अलब्दगीन का गुलाम था, बाद में उसका दामाद उसका दामाद बन गया और उपाधि दिया ये। नेक्स्ट है सुबुक्तगीन एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने राज्य का विस्तार करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब सुबुक्तगीन ही प्रथम तुर्की था जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। और उसके बाद जो शासक बनता है वो है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो है महमूद गजनवी। तो अब तक हम लोगों ने जितना सारा चीज़ पढ़ा तुर्की आक्रमण में, बहुत ज़्यादा याद रखने लायक चीज़ अब तक नहीं मिला होगा आपको। सिर्फ एक लाइन मिला होगा, एक वर्ड थोड़ा सा अल्टर अगर हम लोग बोलें तो ये उपाधि, और ये आपको याद रखना है अमीरुल उमरा। अलब्दगीन ने सुबुक्तगीन को अपना दामाद बना लिया था और उपाधि दिया था। ये सुबुक्तगीन आक्रमण कहाँ पे किया? हिंदू शाही शासक जयपाल के ऊपर, यानी कि
इस वंश पे। शासक का नाम जयपाल। अब हम लोग आगे देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी का जो शासन काल रहता है वो 998 से लेकर के 1030 AD तक रहता है। तो सुबुक्तगीन के देहांत के बाद उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी जिसका नाम था महमूद गजनवी, गजनी की गद्दी पर बैठा, यानी कि गजनवी वंश का शासक बना। कौन? महमूद गजनवी। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद्दौला तथा अमीन उद मिल्लाह की उपाधि से विभूषित किया। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, सीधा सीधी यहाँ से क्वेश्चन बना है और पूछा गया भी है। महमूद गजनवी की मतलब उपाधि दे देगा और नाम दे देगा कि कौन किस शासक को कहा जाता है, या फिर इसका उल्टा भी पूछ सकता है, शासक का नाम दे के पूछ देगा कि कौन सा उपाधि धारण किया था। तो आपको याद रखना है कि यामीन उद्दौला या फिर अमीन उद मिल्लाह, यामीन उद्दौला या फिर अमीन उद मिल्लाह, सॉरी उल है, अमीन उल मिल्लात। तो याद रखिए यामीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लात, यामीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लात। बोलिएगा 2-3 बार, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत के संपत्ति को लूटना था और बस यही मेन टारगेट था, इतना ही आप याद रखिए। तो देखिए महमूद गजनवी का आक्रमण होता है भारत में कितना बार? 17 बार। तो क्या 17 का 17 हमें पढ़ना है? तो आंसर है नहीं, वही चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो 1000 AD में किया था, यानी कि आज से 1025 साल पहले। तो 1000 AD में किया था, आपको याद रख लेना है। और महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। 1001 AD में इसका आक्रमण होता है हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के साथ। जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया तथा जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया, यानी कि हरा दिया। कहाँ पे? तो पेशावर के निकट। पेशावर पाकिस्तान में आपका स्थित है। फिर जयपाल की पराजय के तत्पश्चात, पराजय के पश्चात जयपाल के पुत्र आनंद पाल को पराजित किया। पहले जयपाल को पराजित किया, फिर उसका पुत्र आया आनंद पाल, इसको पराजित किया और 10,006 AD में मुल्तान पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद मुल्तान को जीता। फिर 1008 AD में महमूद गजनवी ने पुनः मुल्तान पर आक्रमण किया। तो मुल्तान पर आक्रमण एक बार कर रहा है 1006 या फिर 1006 AD में, उसके बाद कर रहा है 1008 AD में, और फिर से मुल्तान पर आक्रमण किया और उससे अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि धन दौलत लूटना तो है ही इनका टारगेट, साथ ही साम्राज्य विस्तार भी है। फिर महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1026 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। ये काफ़ी बार हर एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको आपको याद रख लेना है कि महमूद गजनवी का जो 100वां आक्रमण था सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण किया था, कब किया था? तो 1026 में ये पूछ सकता है या फिर उल्टा भी पूछ सकता है। तो आपको याद रख लेना है कि 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये जो सोमनाथ का मंदिर था ये वर्तमान गुजरात में था, अभी का जो गुजरात है ना वहीं पे, गुजरात सौराष्ट्र प्रांत याद रख लेना है। अन्यथा डायरेक्ट सोमनाथ भी याद रखिए, सोमनाथ के मंदिर पर तो भी काफ़ी है। और इस समय यहाँ का जो शासक था इसका नाम भी एग्ज़ाम में पूछा है, भीम प्रथम। ये भी आपको याद रख लेना है
कि 1026 एडी में सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है। इस समय यहाँ का जो शासक रहता है उसका नाम रहता है भीम प्रथम। नेक्स्ट है, मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 एडी में जाटों के विरुद्ध था। इसको भी इम्पोर्टेंट लिख कीजिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आउट हुआ है। तो 1027 एडी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण हुआ था। तो जाट एक जाति ही है। तो 1027 एडी में जाटों के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था, क्योंकि सोमनाथ को लूट कर वापस जाते समय मोहम्मद गजनवी को पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सिंध के जाटों ने क्षति पहुंचाई थी। यानी कि जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके मोहम्मद गजनवी वापस जा रहा था, तब रास्ते में ही जाटों ने उसको क्षति पहुंचाया था। इसीलिए अगला आक्रमण यानी कि 1026 के बाद 1027 में जाटों के विरुद्ध ही करता है, और फिर 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब में आपको ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है। सबसे पहला ये टर्म यामिन उद्दौला, अच्छा ये आधा द है ना, यामिन उद्दौला, और फिर ये है अमीन उद मिल्ला, उल मिल्ला मिल्लत। इसको याद रख लीजिएगा। 17 बार यहाँ पे आक्रमण किया था। सबसे पहले 1000 एडी में, उसके बाद 1001 में जयपाल के विरुद्ध, फिर उसके बाद आया आनंदपाल, फिर 1006 में मुल्तान पर विजय प्राप्त किया, फिर 1008 में मुल्तान पर फिर से आक्रमण किया और इसको अपने राज्य में मिला लिया। फिर 1026 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक था भीम प्रथम। फिर 1027 एडी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया था। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि सोमनाथ मंदिर को लूट करके जब वापस जा रहा था मोहम्मद गजनवी, तब जाटों ने इसको क्षति पहुंचाया था, और फिर 1030 में इसका मृत्यु हो जाता है। तो ये है मोहम्मद गजनवी का आक्रमण से संबंधित कहानी। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स। तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी तथा बैहाकी जैसे विद्वान रहते थे, और इन सब का नाम आपको याद रखना है, और इनका जो रचना है वो सब भी हम लोग याद रखेंगे। तो अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फिर बैहाकी। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। इनके द्वारा किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद अरबी भाषा में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि किताब उल हिंद का जो राइटर है वो कौन है? तो अलबरूनी है। कौन सा भाषा में लिखित है? तो अरबी भाषा में, जो तत्कालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो उस टाइम का जो इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, यानी कि मोहम्मद गजनवी का के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कौन सा पुस्तक में? किताबुल हिंद में। वह पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो ये पुराणों का भी अध्ययन करता था। फिर है मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। उतबी ने किताबुल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी, याद रख लेना है। फिरदौसी ने शाहनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये सब जो पुस्तक का नाम है ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना है। तो अलबरूनी का पुस्तक किताबुल हिंद, मोहम्मद गजनवी का जो दरबारी कवि का नाम या फिर दरबारी इतिहासकार का नाम उतबी। उतबी का जो रचना है वो है किताबुल यामिनी अथवा तारीख यामिनी। फिर फिरदौसी का जो पुस्तक है वो है शाहनामा। फिर महमूद के एक शाही लेखक बैहाकी को लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी और उसने तारीख सुबुकीन नामक पुस्तक लिखी है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, पुस्तक का नाम और ये उपाधि पूर्वी पेप्स। तो इतना आपको रखना है एनी हाउ।
तब जाके आपका मोहम्मद गजनवी का जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 पुस्तक का नाम आपको याद रख लेना है, किताबुल हिंद, किताबुल यामिनी या फिर तारिक यामिनी। अगर आपको सारा याद ना रहे तो कुछ कुछ टर्म याद रख लीजिए जिससे कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन हिट कर पाएंगे। सिर्फ यामिनी भी याद रख लीजिए और उत्बी, तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग नहीं करना है। प्रीलिम्स का क्लास है और प्रीलिम्स में आपको MCQ क्वेश्चन बनाना होता है, तो कुछ चीज़ों को लिंक करके भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। फिर फिरदौसी ने शाहनामा ग्रंथ, ये तीसरा पुस्तक, और एगो तारिक सुबुक्तिन। बस 4 पुस्तक का नाम और उनका राइटर आपको याद रख लेना है, और 3-4 आक्रमण से संबंधित इसका फैक्ट याद रख लेना है, और इसका उपाधि तो थोड़ा अल्टर है, याद रख लेना है। तो इसी के साथ मोहम्मद गजनवी का टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी, यहाँ पे औकर होगा गौरी। तो भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था, और इसी को हम लोग बोलते हैं मोहम्मद गौरी। देखिए गौरी को शायद हम इस तरह लिखे हैं, हाँ, तो इसको मैं सुधार दूंगा, इसका स्पेलिंग ये होगा गौरी। तो मोहम्मद गौरी का जो नाम है वो आपको याद रखना है, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है, सीधा सीधा याद रख लेना है, गौर वंश का मोहम्मद। फिर है मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 AD में मुल्तान पर हुआ था। देखिए मुल्तान पर आक्रमण ये लोग कर रहा है क्योंकि मुल्तान को उस टाइम स्वर्ण नगरी कहा जाता था। स्वर्ण नगरी, काफ़ी यहाँ पे धन दौलत था इसीलिए। देखिए उस टाइम मुल्तान पर काफ़ी भव्य मंदिर हुआ करता था, काफ़ी विशाल और भव्य मंदिर हुआ करता था, और उस मंदिरों में सोने चांदी ये सब का इस्तेमाल किया जाता था। इसी कारण से मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और ये जो गजनवी था ये अपना जो आक्रमण किया था यहाँ पे 1026 में सोमनाथ के मंदिर पर, इसीलिए आक्रमण किया था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको सोना पैसा ये सब मिला था, यानी कि काफ़ी धन मिला था। तो मोहम्मद गौरी का भी प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ और मुल्तान के मुसलमानों को परास्त करके वहाँ अधिकार कर लिया। फिर है मिन्हाज ए सिरात कृत तबाक ए नासरी, तबकात ए नासरी, ये पुस्तक है। तबकात ए नासरी पुस्तक है किनके द्वारा? तो मिन्हाज ए सिराज इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो तबकात ए नासरी में गौरी द्वारा किए गए भारतीय अभियानों का वर्णन मिलता है। तो आपको सीधा सीधे याद रखना है कि तबकात ए नासरी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो मिन्हाज सिरात के द्वारा, और इसमें आपका गौरी के द्वारा जो भी अभियान किया गया है भारत में उस सब का जानकारी हमें मिलता है। नेक्स्ट है 1178 AD में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 AD में कहाँ पे? गुजरात पर, जहाँ के स्थानीय शासक था भीमद्वितीय, और यहीं पे आके ही गलती कर दिया। कौन? मोहम्मद गौरी। भीम II के पास इसको नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से भीमद्वितीय ने मोहम्मद गौरी को यहाँ पे पराजित किया वो काफ़ी प्रशंसा योग्य है, क्योंकि भीमद्वितीय जो था एक योग्य शासक था। और माउंट आबू के पास ले जा कर के मोहम्मद गौरी को अच्छे से यहाँ पे धोया। अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें तो अच्छी प्रकार से धो दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को, भीमद्वितीय। तो ये मोहम्मद गौरी का बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे पराजय हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आउट होता है। भीमद्वितीय यहाँ का शासक था गुजरात का, तो इसको ले गया माउंट आबू के पहाड़ी के पास, और वहाँ पे मोहम्मद गौरी को अच्छे प्रकार से पराजित, मतलब अच्छे प्रकार से धो दिया अच्छा से, और उसको हरा दिया युद्ध में 1178 AD में। तो अब मोहम्मद गौरी तो शांत बैठने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक बार पराजित हो चुका है। तो फिर से क्या हुआ?
1179 ईस्वी में उसने पेशावर पर आक्रमण किया, पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर 2 वर्ष के बाद लाहौर, जो कि पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित था, वहाँ पे आक्रमण किया। यानी कि अपनी सेना को मजबूती दे रहा है, छोटा छोटा राज्य को जीत करके। फिर खुसरो मलिक ने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की थी। देखिए सबसे पहले देखिए वहाँ भीमदुत्त के साथ युद्ध किया, हार गया। उसके बाद पेशावर को अपना नियंत्रण में लिया, फिर लाहौर पर आक्रमण किया था। लेकिन वहाँ का जो शासक था खुसरो मलिक, वो गजनवी को कुछ महत्वपूर्ण भेंट दिया होगा और इस प्रकार से वो अपनी रक्षा कर लेता है युद्ध से। फिर 1185 एडी में, देखिए 1185 एडी के बीच नहीं, ठीक है, तो 1185 एडी में गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। फिर 1186 ईस्वी में पुनः लाहौर को जीतकर वहाँ का शासक खुसरो को बंदी बना लिया, तो फिर से लाहौर को जीता था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1178 एडी वाला इंपॉर्टेंट है। भीमदुत्त के साथ युद्ध हुआ था और भीमदुत्त ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। और उसके बाद मोहम्मद गौरी पेशावर में अपना नियंत्रण स्थापित किया, फिर लाहौर पर आक्रमण किया। लेकिन लाहौर में वहाँ का जो शासक था खुसरो मलिक, उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी को कुछ भेंट वगैरह दिया और युद्ध को शांत किया। लेकिन फिर से मोहम्मद गौरी वहाँ पे आक्रमण करता है सेकेंड टाइम पे 1186 में और खुसरो को बंदी बना लेता है। और फिर 1185 में गौरी ने सियालकोट को भी जीता था और वापस चल गया था। ये सब हमने पढ़ा, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है तराइन का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है और दूसरा होता है 1192 में। ये दोनों युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईस्वी आपको इम्पोर्टेंट है, डेट ये जो टाइम है ये आपका पूछता है। तो 1191 में हुआ है तराइन का पहला युद्ध और 1192 में हुआ है तराइन का दूसरा युद्ध। तो पहला युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। परिणाम क्या हुआ, तो पहला युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, तो यहाँ भी गौरी को हार का सामना करना पड़ा। गौरी यहाँ पे हार गया पहला युद्ध में। तो फिर से यहाँ पे 1192 ईस्वी में फिर से यहाँ पे आक्रमण करता है तराइन में और ये भी युद्ध होता है सेम मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और यहाँ भी आपका मोहम्मद गौरी जीत जाता है, नहीं हाँ ठीक है, पहला युद्ध में गौरी हार जाता है और सेकंड युद्ध में गौरी जीत जाता है। और फिर 2 साल बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और इसमें जो शासक रहता है वो है मोहम्मद गौरी और जयचंद। इसमें भी मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। तो ये तीनों युद्ध आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ईस्वी भी याद रखना है, 1191, फिर 92, फिर 94। तराइन का पहला युद्ध, फिर दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे। अब देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम का नाम इम्पोर्टेंट है, एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है यालदोज, तीसरा है कुबाचा। कुबाचा होगा आकार। छोटा मोटा स्पेलिंग जहाँ मिस्टेक है या तो आप लोग सुधार लीजिए या फिर मैं सुधार के दे दूँगा आपको PDF में। मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, ये नाम याद रखना है, जो था बख्तियार खिलजी। बहुत बदमाश था ये। इसने क्या किया, बिहार पर विजय प्राप्त कर लिया और नालंदा एवं विक्रमशिला विहारों को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध था, यहाँ पे विदेशों से लोग पढ़ने आते थे और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंस में भी पढ़ा और प्रीलिम्स में भी पढ़ा था, गुप्त वंश में, फिर मौर्य वंश में, ये सब में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसको भी नष्ट कर दिया। हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो अगर आपको याद होगा तो धर्मपाल के द्वारा। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा। कुमार गुप्त, ये सब भी इम्पोर्टेंट है,
आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आउट होता है। तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक याल्दोज कुबाचा, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को या फिर नालंदा विहार को या फिर विक्रमशिला विहार को नष्ट कर दिया था। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसको भी इम्पोर्टेंट टिक कीजिए। ये नाम पूछ देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी के बंगाल पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था, जो बिना युद्ध किए ही भाग निकला, और खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि बख्तियार खिलजी जब बंगाल पर आक्रमण किए थे तो वहाँ का शासक था लक्ष्मण सेन। वो वहाँ से भाग गया और वहीं पे एक जगह है लखनौती, उसको अपना राजधानी बनाया। देखिए लखनौती है यहाँ, लखनऊ नहीं, लखनऊ यूपी का राजधानी है। फिर है मोहम्मद गौरी के गजनी जाते समय दम्यक नामक स्थान पर खोखरों ने उसकी हत्या कर दी। ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी का जो हत्या होता है वो खोखर जातियों के द्वारा हो जाता है और उसको गजनी में ही दफनाया जाता है। फिर एक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का प्रमुख गुलाम व सेनापति था। अब देखिए मोहम्मद गौरी का कोई बेटा वगैरह तो नहीं था, उसका कुछ गुलाम था। तो गुलाम में जो सबसे प्रमुख थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। काफ़ी अच्छे शासक माने जाते हैं, लाख बख्श इनको बोला जाता है, लाखों में दान देता था ये सब। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का प्रमुख गुलाम था और सेनापति था। गौरी ने अपने भारत के विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी, यानी कि मोहम्मद गौरी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सारा प्रदेश जितना सारा जीता था मोहम्मद गौरी ने सब कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। फिर ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी के जो सिक्का है उसमें हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट टिक कीजिए। और मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती जिसका नाम था मोइजुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, और इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भी किया था। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोइजुद्दीन चिश्ती। तो ये था मोहम्मद गौरी के बारे में, सारा चीज़ हमने पढ़ लिया। एक बार रिपीट करते हैं मोहम्मद गौरी को। तो इसको गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। तबकात नासरी जो पुस्तक है मिन्हाज सिरात के द्वारा लिखा गया है। इससे गौरी के द्वारा जीते गए सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मोहम्मद गौरी का सबसे बड़ा गलती भीम 2 के पास आक्रमण करने गया था, यानी कि गुजरात पर आक्रमण किया था। वहाँ के शासक थे भीम द्वितीय। इसको माउंट आबू ले जा कर के इसको पराजित किया। फिर 1179 ईस्वी में ये छोटे छोटे प्रदेशों को जीता, जैसे कि पेशावर हो गया। फिर लाहौर पंजाब पर आक्रमण किया था। उस टाइम वहाँ का जो शासक था वो तो सबसे पहले युद्ध वगैरह नहीं किया। फिर सेकेंड टाइम पे 1186 में फिर से लाहौर को जीता, और वहाँ पे उसका जो शासक था खुसरो उसको बंदी बना लिया। फिर 1185 AD में, इससे पहले सियालकोट को जीता था वो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध आपको याद रखना है, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा युद्ध तराइन का 1192 में, और चंदावर का युद्ध 1194 में। शासक का नाम बोले तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, सेम सेकंड वाला में भी। और फर्स्ट टाइम तो मोहम्मद गौरी का पराजय हो जाता है, और सेकंड टाइम पे मोहम्मद गौरी जीत जाता है। यहाँ पे ये जो शासक रहता है पृथ्वीराज चौहान, ये हार जाता है। चंदावर का युद्ध में आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच ये युद्ध हुआ था 1194 में। मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज, कुबाचा। इसमें आपको क्या याद रखना है कि सबसे प्रमुख जो गुलाम थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। काफ़ी उदारवादी शासक थे ये, शासक नहीं गुलाम ही थे, कभी इसने अपने आप को शासक नहीं कहा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही सारा प्रॉपर्टी सौंप के चले जाते हैं।
और फिर अगला जो शासक बनते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो कंप्लीट है मुस्लिम आक्रमण का वो हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण हमने देखा सबसे पहले अरबों के द्वारा होता है, फिर तुर्कों के द्वारा होता है। तुर्कों में भी सबसे पहला नाम आता है गजनवी का, और फिर नाम आता है मोहम्मद गौरी का। इसी प्रकार हमारा ये एक चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला चैप्टर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत क्या है, किस प्रकार से इसका नाम पड़ा, चैप्टर पढ़ते रहिए आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या हुआ, मोहम्मद गौरी का शासनकाल खत्म हुआ। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में मुस्लिम आक्रमण। सबसे पहला अरब वासियों के द्वारा होता है, यानी कि अरबी आक्रमण। फिर होता है तुर्की आक्रमण, और तुर्की आक्रमण में सबसे पहले गजनवी, फिर गौरी। अब चूँकि गौरी के बाद इसका प्रमुख गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, हम शॉर्ट में ऐबक लिख रहे हैं, ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन दे दिया, कौन दे दिया, मोहम्मद गौरी ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक शासक आते गए और अपना वंश स्थापित करते गया, और ये सारा का सारा दिल्ली में ही स्थापित किया गया था, इसीलिए नाम पड़ गया दिल्ली सल्तनत। और ये जो चला ये 1206 से लेकर के 1526 तक, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध तक चला था। और उसके बाद मुगल वंश आया था 1526 के बाद। हाँ, 1526 के बाद मुगल वंश नहीं आया था, यानी कि अकबर का जो, हाँ नहीं ठीक है, वो तो पानीपत का दूसरा युद्ध था। पानीपत का कुल 3 युद्ध होता है, हरियाणा का एक जगह है पानीपत। तो पहला युद्ध होता है 1526 में, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। ये सब बात का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। हाँ, दिल्ली सल्तनत का जो सबसे अंतिम वंश है लोदी वंश, इसका शासक इब्राहिम लोदी, और फिर मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बीच में युद्ध होता है पानीपत में, और उस टाइम पे लोदी वंश का हार हो जाता है, यानी कि इब्राहिम लोदी हार जाता है, और लोदी वंश का सफाया होने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का मतलब ख़त्म हो जाता है, और शुरुआत होता है मुगल वंश का। और मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो थे बाबर। ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे 1526 आया तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो दिल्ली सल्तनत आपका चला 1206 से लेकर के 1526 तक, यानी कि कुल 320 साल तक। और 320 साल तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का ही शासन रहा था। और ये कंप्लीट जो सुल्तान थे, ये ऐबक के बाद एक एक शासक आते गए, और सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो 1206 से लेकर के 1526 तक के कुल 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों ने शासनकाल को दिल्ली सल्तनत, या फिर सल्तनत ए हिंद, या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। अब ये 5 वंश कौन कौन सा थे, तो इस सबको आपको याद रखना है एक सीक्वेंस में, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी अरेंज करने के लिए भी दे देता है, और दिया भी है। सबसे पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। तो इसका एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सैयद से हो जाएगा, सांस से हो जाएगा सैयद वंश, लो से हो जाएगा लोदी वंश। और ये आपका एक सीक्वेंस में हो गया, इसको आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में अरेंज करने के लिए भी दे देता है। और हो सके तो ये टाइम पीरियड भी आप याद रख लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, याद हो जाएगा। 1206 से देखिए, थोड़ा सा हम मेहनत करवा दे रहे हैं।
1206 से 1290, तो 1206 सिर्फ याद रखिए, बाकी ये दोनों, ये जो लास्ट का 6 है इसको इधर करके थोड़ा सा पलट दीजिए, तो 6 को इधर करके पलट दीजिए 9, और 0 को पलट दीजिएगा तो ऐसा ही रहेगा, तो 1290 हो जाएगा। फिर 1290 में 1320, फिर 1320 से 1414 सेम है। उसके बाद 1414 से 1451, 1451, और 1451 से पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 तक पहुंच जाना है। कोई मेहनत नहीं है, सब मेहनत आप ही को करना है याद रखने के लिए। सोचिए करवा देंगे बट नहीं हो पाएगा। सिर्फ ये थोड़ा सा ट्रिक यहाँ दिमाग में आया, 60 को पलट देना है 90, बाकी सब याद रख लीजिएगा। तो गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक आपका काम आएगा, और इस भी थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहला वंश गुलाम वंश, और गुलाम वंश में भी सबसे पहला शासक मोहम्मद गौरी का सबसे प्रमुख सेनापति नहीं, गुलाम, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को एक उदारवादी शासक या फिर उदारवादी गुलाम बोल दीजिए, उदारवादी गुलाम कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐबक ने कभी भी अपने आप को एक शासक नहीं माना, एक सुल्तान नहीं माना। क्यों नहीं माना? अब इसकी मर्जी, क्यों नहीं माना? सबका अपना अपना नेचर होता है। ऐबक को लगा कि हम एक किसी का गुलाम है तो हम गुलाम ही रहेंगे, इसलिए इसने कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, और क्या क्या होता है, सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं किया। एक गुलाम की भांति ही अपना जीवन व्यतीत करता गया। गरीबों के प्रति काफ़ी दया भाव रखते थे, इसलिए इनको हातिम कहा जाता था। और ऐसा भी मानना है कि ये लाखों में दान देते थे, जिस कारण से इसको लाख बख्श कहा गया। कंप्लीट कुरान इसको याद था, इसलिए इसको कुरान खान कहा गया था। तो ये ऐबक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको पढ़ना है और इस सबको याद रखना है। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1210 तक था। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके गुलाम, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और इसकी राजधानी लाहौर थी। तो तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक तथा सिप सलाहकार की उपाधि धारण की। फिर है, ऐबक गरीबों के प्रति दया का भाव रखते थे, अतः उन्हें हातिम कहा गया। फिर एक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा गया? लाख बख्श क्योंकि लाखों में दान देते थे, और कुरान खां क्योंकि कुरान का पाठ करने वाला के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहा जाता है, और कुरान खान भी कहा जाता है, और हातिम, ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद थी। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से आउट हुआ है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, कहाँ पे है, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में भी सेम पॉइंट आपका बनेगा यहाँ से। फिर इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में देखने को मिलता है। देखिए, इस्लामिक कला जो विदेशों से आया था और इंडिया का अपना कला, दोनों का मिक्स हो गया तो बन गया इंडो इस्लामिक कला। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हमको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में देखने को मिलता है। फिर दिल्ली स्थित कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही पड़ा था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसको कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने, जस्ट अगला शासक इल्तुतमिश, इसको पूरा करवाया था। तो देखिए, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनेगा कि कुतुबुद्दीन किसने
कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो इसका आंसर ज़्यादातर जगह में इल्तुतमिश लिया है। इल्तुतमिश, इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट बना के मतलब कंप्लीट कर लिया था इसको, लेकिन इसका स्टार्टिंग जो है वो करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये सब आपको याद रखना है, छोटा छोटा पॉइंट। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होता है 1210 ईस्वी में। कहाँ पे? लाहौर में, चौगान यानी कि पोलो खेलते समय। और ऐबक का मकबरा कहाँ पे है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो वो लाहौर में ही है। और ये मकबरा सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। लास्ट में हम लोग एक टेबल के फॉर्मेट में सब कुछ एक जगह लिख देंगे, किसका मकबरा कहाँ पे है, किसको कौन सा उपाधि मिला है, ये सब, ताकि आपको याद करने में कंफर्ट होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात आराम शाह सल्तनत की गद्दी पर बैठा, जो एक अयोग्य शासक था, और इसकी हत्या कर दिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, और वो खुद शासक बन जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है सीधा सीधी। सबसे पहला ऐबक का गौरी का गुलाम था, प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी लाहौर में था। इसको हातिम कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है, कुरान खान कहा जाता है। सबसे प्रमुख जो मस्जिद है, एक है 2.5 दिन का झोपड़ा और कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था। और कुतुब मीनार का स्टार्टिंग भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। बाद में इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया। इसका मृत्यु कैसे होता है? चौगान खेलते समय, यानी कि पोलो खेलते समय। बोला जाता है कि पोलो खेल रहा था और घोड़ा इसका जो था वो इसी के ऊपर इसको अच्छा से, मतलब क्या बोलते हैं इसको, भरता बना दिया कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसका घोड़ा ही, इसीलिए इसका मृत्यु हो गया। और ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है। इसके बाद जो शासक बनता है वो है आराम शाह, लेकिन ये अयोग्य रहता है तो इसका फ़ायदा उठाएगा ही नहीं। तो इसका फ़ायदा उठाता है इल्तुतमिश, क्योंकि अयोग्य है ना, इसीलिए, यानी कि जो कमज़ोर रहेगा उसी पर समाज भारी पड़ जाता है। तो इल्तुतमिश आया और आराम शाह के साथ युद्ध किया और आराम शाह को पराजित किया, उसको हत्या भी कर दिया और खुद शासक बन गया। अब देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो देखते हैं हम लोग इल्तुतमिश। इसका कार्यकाल 1210 से लेकर के 1236 AD तक था। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। वास्तविक संस्थापक आपको याद रखना है। क्यों ऐसा? क्योंकि इससे पहले जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो तो कभी अपने आप को सुल्तान बोला ही नहीं। फिर आराम शाह की हत्या करके 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश सल्तनत की गद्दी पर बैठा, यानी कि दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। फिर 1211 AD में राजधानी को 1211 AD में ही राजधानी को लाहौर के स्थान पर दिल्ली स्थापित किया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, राजधानी चेंज हो रहा है यहाँ पे, लाहौर से दिल्ली। कौन कर रहा है? इल्तुतमिश कर रहा है। इससे पहले कहाँ राजधानी था? लाहौर था। किसके टाइम तक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने पढ़ा अभी, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हुआ था वो लाहौर में ही हुआ था, उसका मकबरा वहीं पे है। फिर है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। देखिए, गौरी का गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। इसीलिए इस वंश को नहीं, इसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। अतः इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। फिर सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वहीं का सूबेदार था। और दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभु संपन्न शासक इल्तुतमिश था। देखिए, संप्रभु या प्रभु संपन्न क्या होता है?
तो सिंपल सा एक लाइन में समझ लीजिए, जिनके पास शासन की सारी शक्ति मौजूद होती है और वो किसी भी प्रकार से किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। जैसे कि मान के चलिए भारत, अगर भारत में कोई कानून बनाना रहेगा तो क्या वो किसी विदेशों किसी को ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान, रूस, किसी से पूछेगा? यानी किसी विदेश से सहायता मांगेगा क्या? तो आंसर है नहीं। यानी कि भारत के पास अपनी संप्रभुता है। उसी प्रकार से यहाँ भी डिफाइन किया गया है संप्रभु को या फिर प्रभु संपन्नता को। तो दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक कौन था? इल्तुतमिश था। इन्हें सुल्तान के पद की स्वीकृति 1229 एडी में बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। देखिए खलीफा यहाँ पे जो है ना, बगदाद की खलीफा, ये इन्हें सुल्तान की उपाधि देता है। तो सीधा सीधी याद रख लीजिए कि सुल्तान की उपाधि लेने वाले शासक का नाम थे इल्तुतमिश, और इसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने अपने विश्वास पात्र 40 गुलाम सरदारों के एक गुट का गठन किया। अब देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान में मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, सारा मंत्रियों का एक ग्रुप, उसको कहा जाता है मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिमंडल। हालांकि दोनों सेम चीज़ नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ये पॉलिटी में पढ़िएगा। तो यहाँ भी उसी प्रकार से 40 ठो सरदारों का एक ग्रुप बनाया गया, 40 ठो, और इसका जो कंप्लीट ग्रुप था इसका नाम दिया गया तुर्कान-ए-चहलगामी। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये जो तुर्कान-ए-चहलगामी है, इसका संगठन तो करने वाला था इल्तुतमिश, लेकिन इसको खत्म आगे आने वाले टाइम पे शासक करेगा जिसका नाम रहता है बलबन। बलबन इसको समाप्त करेगा। तो ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तुर्कान-ए-चहलगामी का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और ख़त्म कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा या फिर किया गया है? तो बलबन। अभी हम लोग बलबन के बारे में नहीं पढ़े हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि किया जाएगा। चलिए, अभी हम मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। चंगेज खान के बारे में तो सभी को जानता ही है इसके बारे में, यानी चंगेज खान के बारे में तो सबको जानता ही है कि किस प्रकार से शासक थे ये। पूरा का पूरा इतिहास में सबसे क्रूर शासक, सबसे क्रूर चंगेज खान को बोला जाता है, सबसे क्रूर शासक, और बहुत ही खतरनाक शासक था ये। इसका साम्राज्य बहुत, यानी कि पूरा दुनिया को ही जीत के रखा था, ऐसा समझ लीजिए आप। चंगेज खान ये मरा था तो पता भी नहीं चल पाया था कि एक्चुअल में इसको कहाँ पे दफनाया गया है, इस प्रकार से शासक था ये। तो चंगेज खान का पीछा करते करते मांगबरनी पहुंच गया इल्तुतमिश के दरबार में। देखिए हुआ क्या था, चंगेज खान का कोई वंशज था, चंगेज खान कोई था, उसको मार दिया था। कौन मारा था? मांगबरनी करके कोई इंसान था, ये मांगबरनी। तो मांगबरनी क्या हुआ, डर के मारे भागने लगा चंगेज खान से, और भाग करके पहुंचा इल्तुतमिश के दरबार में, और इल्तुतमिश को बोला कि आप हमें अपने मतलब साम्राज्य में या फिर अपने शासन में, अपने महल में हमें थोड़ा सा सहायता दीजिए या फिर आश्रय दीजिए। तो शुरुआत में तो इल्तुतमिश ने हाँ कर दिया कि चलो ठीक है, तुमको हम शरण दे देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में पूछा कि वैसे प्रॉब्लम क्या है? तो मांगबरनी ने बोल दिया कि चंगेज खान के साथ हम पंगा ले लिए हैं। तब इल्तुतमिश ने इसको शरण देने से मना कर दिया, सीधा सीधे मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि देखिए इल्तुतमिश जस्ट अभी शासक बना है, शासक, और इसका सेना इतना भी मजबूत नहीं है कि ये चंगेज खान से पंगा ले पाए। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि अगर हम ये पंगा ले लिए, मांगबरनी को पता चल गया, चंगेज खान को पता चल गया कि मांगबरनी को हम अपने दरबार में जगह दिए हैं, तो चंगेज खान हमको तो छोड़ेगा नहीं, और ये जहाँ आक्रमण करता है वो उसका नतीजा बहुत ही खतरनाक होता है। तो इसीलिए मांगबरनी को अपना जो शरण था वो देने से मना कर दिया। अगर शरण दिया होता तो आज हिस्ट्री का सिलेबस और भी बड़ा हो जाता आपके लिए।
पता नहीं हम लोग किस मोड में हिस्ट्री को पढ़ रहे होते अभी। पता चला अगला शासक अब हम लोग रजिया सुल्तान नहीं पढ़ेंगे, अब पढ़ते हम लोग कुछ और। तो इसीलिए ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट यहाँ पे हो सकता था जो नहीं हुआ, तो इसको आपको थोड़ा सा समझ के रख लेना है। तो मांगबरनी का देखिए यहाँ पे पढ़िए इसको। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान, इसका मूल नाम था तेमुचिन, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासन काल में जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था, यानी कि इसके दरबार तक पहुंच चुका था लगभग। तो ये आ गया इल्तुतमिश के पास और इल्तुतमिश से शरण मांगा, तो इल्तुतमिश ने मांगबरनी को अपना शरण देने से इनकार कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्ता व्यवस्था, वेतन के बदले भूमि। देखिए सातवाहन वंश में भी हमने पढ़ा था कि जमीन के बदले वेतन के बदले भूमि दे दीजिए, तो इसी को यहाँ पे इक्ता व्यवस्था बोला जा रहा है और इसकी शुरुआत किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। फिर भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला सुल्तान बना इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक बना इल्तुतमिश बना था। देखिए अगर आपको अभी का क्लास में याद होगा तो मोहम्मद गौरी जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा कि उसका जो सिक्का था उसमें हिंदू देवी लक्ष्मी माँ की फ़ोटो लगी हुई थी, यानी कि लक्ष्मी की आकृति हमें मिलती है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और अगर बोलेगा शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाले पहला सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये सिक्का का नाम है, इसका भी प्रचलन इल्तुतमिश ने ही करवाया था। और फिर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 AD में। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अब देखिए हुआ क्या था। ये जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश अपने शासनकाल में ही बोल दिया था कि मेरी बेटी रजिया अब अगला सुल्तान बनेगी, बोल दिया था। लेकिन ऐसा बाकी जो सोसाइटी था वो होने नहीं दिया, रजिया को सुल्तान बनने से इनकार कर दे रहा था, यानी कि इसका विरोध में खड़ा हो जा रहा था। तो इसके पिताजी यानी कि इल्तुतमिश ने एक प्रथा चला के रखा था, एक व्यवस्था करके रखा था। ये व्यवस्था क्या था, न्याय मांगने के लिए, कि इसके दरबार में लाल रंग का वस्त्र पहन करके इसके दरबार में एक घंटी लगा हुआ था, उसको बजाइए और फिर न्याय का मांग कीजिए। तो रजिया ने यही किया था। जब रजिया को सुल्तान बनने नहीं दिया जा रहा था तब रजिया ने इनके पिताजी के द्वारा जो व्यवस्था करके, मतलब इनके पिताजी जो व्यवस्था किए थे वो रजिया सुल्तान अपनाई और लाल वस्त्र पहन करके जो इसके दरबार में जो घंटी लगा था, घंटी सब लगा हुआ था, उसको बजाया और न्याय के लिए मांग किया। फिर काफ़ी संघर्ष के बाद रजिया को सुल्तान बनाया गया था। ये यहाँ पे थोड़ा सा रजिया के लिए संघर्ष का सामना करना पड़ा। देखिए नीचे हमने लिखा ये चीज़ कि इब्न बतूता के अनुसार इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियाँ स्थापित कराई थी, जिसके गले में घंटियाँ लटकी हुई थी। ठीक है, घंटी लटकी हुई थी। अब उसको बजा करके कोई व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था और इसकी बेटी रजिया सुल्तान ने यही किया था जब इसको शासिका बनने नहीं दिया जा रहा था तब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा आउट हुआ है। क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक न्याय के लिए प्रसिद्ध था, न्याय के लिए, तो आंसर होगा इल्तुतमिश, याद रखना है। फिर इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर ये फिरोज शाह बैठा, सीधा सीधी फिरोज शाह याद रखिए। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह आपको याद नहीं रहेगा, फिरोज शाह याद रखिए काफ़ी है। और फिरोज शाह था, मतलब गद्दी पर बैठ चुका था। बैठना किसको चाहिए था, रजिया सुल्तान को, रजिया को, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जा रहा था सोसाइटी के द्वारा।
तो अब हम लोग रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार इसको शॉर्ट समरी करते हैं। तो देखिए, इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक हो गया, राजधानी चेंज किया, लाहौर से दिल्ली, सुल्तान की उपाधि इसने धारण किया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। शासक बनने से पूर्व ये बंदाइयों का एक सूबेदार था। ये सब आपको की पॉइंट याद रखना है सीधा सीधी। फिर इसने एक ग्रुप बनाया था, 40 तो गुलामों का एक जुट बनाया था या फिर एक गुट बनाया था। उसका नाम था तुर्कान चहलगामी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान से इसका अभी हम लोग देखें कि मांगबरनी इसके पीछा करते करते इसके दरबार में पहुंचा था, लेकिन इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि भाई तेरे पीछे चंगेज खान पड़ा है, हम तुमको शरण नहीं दे सकते। फिर इक्ता व्यवस्था यानी वेतन के बदले भूमि देने की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला शासक इल्तुतमिश था। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये सिक्कों का प्रचलन इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश का मृत्यु होता है 1236 AD में। इसकी बेटी रजिया इसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुका था इल्तुतमिश, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिरोज शाह यहाँ का शासक बन जाता है। तो चूँकि इल्तुतमिश न्याय के लिए प्रसिद्ध था, तो इसकी बेटी न्याय की मांग करने के लिए जो तरकीब इसके पिताजी ने अपनाया था वो अपनाती है। चलिए अब हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका वो थी रजिया सुल्तान या फिर रजिया। तो रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसका पूरा नाम पूछेगा तो जलालाद उद दिन रजिया। रजिया रहेगा ना एग्जाम में ऑप्शन में, बस यही आपको क्लिक करना है। हाँ, लेकिन क्या पता ये सब चेंज कर दें, इसीलिए एक दो बार पढ़ लीजिए। जलालात उद दिन रजिया। दिल्ली के निवासियों, अधिकारियों तथा सैनिकों की सहायता से रजिया ने सिंहासन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। वही बात है, रजिया को शासिका बनने नहीं दिया जा रहा था, तब इसने क्या किया, न्याय के लिए घंटी के सामने खड़ी हो गई और दिल्ली के निवासियों के द्वारा यानी कि सोसाइटी और भी थे, उन लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा और सैनिकों की सहायता से इसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और तब जाके ये शासिका बन पाई। अब सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि करने के लिए रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया और पुरुषों के समान वस्त्र धारण करके दरबार में जाना शुरू कर दिया। यानी कि इसके हाव भाव सब पुरुषों के जैसा ही था, यानी कि जो एक सुल्तान में होना चाहिए था सारा गुण उसी के जैसा था। और रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को आमिर अखनूर जो है ना, ये अश्वशाला का प्रधान है, घोड़ों का एक समूह था, उसका प्रधान बनाया गया था इसको, याकूत आप सीधा सीधी याद रखिए। इसको इस पद के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। फिर अल्तुनिया का नाम एक इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। तो अल्तुनिया के साथ युद्ध होता है रजिया सुल्तान का। रजिया का युद्ध होता है अल्तुनिया का। तो सबसे पहले तो ये युद्ध होता है, बाद में इस युद्ध में रजिया सुल्तान हारने लगती है ये। फिर बाद में दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है, इन दोनों के बीच, रजिया और अल्तुनिया के बीच। और जब वे वहाँ से लौट रहे होते हैं तो कैथल हरियाणा का एक जगह है, वहाँ पे दोनों विश्राम करते हैं। फिर रातों रात कुछ डाकुओं के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दिया जाता है। यानी कि रजिया सुल्तान, एक कहावत है ना, एक गाना बना है ना कि रजिया गुंडों में घिर गई, तो बस वही हो गया इसके साथ कैथल में। तो 1240 ईस्वी में कैथल के पास कुछ डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे इसको पढ़िए। अल्तुनिया भटिंडा यानी कि तबरहिंद का इक्तेदार था, जिससे रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यानी कि अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और रजिया सुल्तान भी चल पड़ी इनसे युद्ध करने। दोनों के बीच युद्ध हुआ। जब रजिया सुल्तान हारने लगी
तब दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है और बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और उसके बाद 1240 में क्या होता है, कैथल के पास, हरियाणा का एक जगह है कैथल, वहाँ पे दोनों रात के टाइम पे विश्राम कर रहे थे तो कुछ डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या कर दी गई और ये गाना बन गया, रजिया गुंडों में घिर गई। उसके बाद है इतिहासकारों का कहना है कि, इतिहासकारों में भी कौन सा, तो ये याद रखिए एल्फिस्टन, इनका कहना है कि अगर रजिया महिला ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। और इतिहासकार मिन्हाज का कहना है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में प्रशंसनीय गुण थे, वे प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए था। ये कुछ टिप्पणी है रजिया सुल्तान के बारे में। तो ये हमने रजिया सुल्तान को भी पढ़ा। रजिया सुल्तान एक मात्र प्रथम महिला शासिका थी, ये आपको याद रखना है। आमिर अखनूर अश्वशाला का प्रधान किसको नियुक्त किया था, याकूत को किया था। फिर इसका जो वैवाहिक संबंध स्थापित होता है वो अल्तुनिया के साथ होता है और कैथल में इसकी हत्या हो जाती है। बाकी ये जो टिप्पणी है एल्फिस्टन के द्वारा और मिन्हाज के द्वारा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग अगला शासक की ओर बढ़ते हैं, वो है बहराम शाह। तो 1240 ईस्वी में रजिया की मृत्यु के पश्चात बहराम शाह सल्तनत की गद्दी पर बैठा। ठीक है, रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाता है, उसके बाद बहराम शाह यहाँ का शासक बनते हैं। किंतु 1242 ईस्वी में दिल्ली के तुर्क सरदारों द्वारा इसकी भी हत्या कर दी गई। यानी कि तुर्क सरदारों ने इसको भी मार दिया और बहराम शाह ने बलबन को अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया, यानी कि अश्वशाला का प्रधान। अब देखिए एक नाम यहाँ पे है बलबन, बलबन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो शासक है ना, ये थोड़ा अलग दिमाग का है। एक्चुअली ये शासक था ही नहीं, दूर दूर तक ये मतलब कुछ था ही नहीं इसका लेवल इस सब में, यानी दिल्ली सल्तनत में इसका कोई स्थान नहीं था। लेकिन क्या होता है, ये थोड़ा सा छल कपट का रास्ता भी अपनाता है और धीरे धीरे करके अपना स्टेप को बढ़ाता है। शॉर्ट में समझिए, बलबन सबसे पहले छोटा सा पद पर नियुक्त होते हैं, वो है आमिर आखुर, यानी कि अश्वशाला का जो प्रधान था ना, उसमें ये नियुक्त होते हैं। फिर अपना जो चाल है वो चलते जाता है और फिर इससे बड़ा जो पद है वो है आमिर हाजिब, हम लोग आगे पढ़ेंगे, उस पद के लिए नियुक्त होता है। और इस तरह करके धीरे धीरे करके बलबन शासक बन जाता है। और जिस चाल को चल करके ये शासक बनता है वो, यानी कि देखिए समझिए, बलबन जो शासक बनता है वो यही सब पद का प्रधान बनते बनते बनता है। तो बलबन को लगता है कि जिस प्रकार से हम शासक बने तो ऐसा कोई चाल हमसे ना चल पाए, इसलिए ये 40 दलों का जो समूह था उसी को समाप्त कर देता है। ये बलबन के बारे में थोड़ा सा फैक्ट है। बलबन सबसे पहले शासक नहीं रहता है, तो सबसे पहले छोटे से पद पे आसीन होता है, आमिर आखुर के पद पे। फिर आमिर हासिब, यानी कि मुख्य, एक प्रकार का मतलब मुख्य शाही प्रबंधक का पद होता है, उसमें शामिल होता है। और फिर नसरुद्दीन महमूद के साथ, नसरुद्दीन महमूद हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके साथ बहुत ही अच्छा लगाव हो जाता है बलबन का। और फिर बलबन धीरे धीरे करके इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है। और जैसे शासक बनता है तो सबसे पहले ये सब जो ग्रुप था 40 दल का, उस 40 दल का जो मेन ग्रुप था, ये सब तो छोटा मोटा था, जो मेन था वो 40 दलों का ग्रुप तो था, उसी को समाप्त कर देता है। क्योंकि बलबन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है। दिमाग क्या लगाता है, थोड़ा सा छल का यूज़ करता है 40 दलों के ग्रुप के साथ, यानी कि एक दूसरे को गलत ठहराने पर लगा रहता था बलबन, दूसरों को ही नीचा दिखाता था। तो यहाँ पे आपको बहराम शाह में यही याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। बहराम शाह ने बलबन को आमिर आखुर के पद पे नियुक्त किया था, बस यही याद रखना है।
नेक्स्ट है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, तो बहराम शाह की हत्या के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का सुल्तान बनता है। मसूद शाह ने बलबन को आमिर हाजिब के पद पर नियुक्त किया था। और आमिर हाजिब जो पद है ना, ये मुख्य शाही प्रबंधक, एक प्रकार का मुख्यमंत्री जैसा समझ सकते हैं आप। आमिर हाजिब इस पद पर नियुक्त किया था। फिर बलबन के द्वारा किए गए एक षड्यंत्र के तहत, देखिए बलबन जो था ना वो बहुत षड्यंत्र रचता था। तो एक षड्यंत्र के तहत अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ करके नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। किसको? नसरुद्दीन महमूद को। और नसरुद्दीन महमूद के सामने यानी कि इसके नज़र में हमेशा अच्छा बना रहा, भले दूसरों को नीचा दिखाना पड़े, लेकिन नसरुद्दीन महमूद के सामने बहुत ही अच्छा बना रहा। तब जाके नसरुद्दीन महमूद ने इसको शासक बनाया और इस प्रकार से बलबन यहाँ का शासक बनता है। तो ये जो शासक है ना, बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह, ये एग्ज़ाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपका ये सब हो जाता है, जो पद है ना, बलबन आपका इम्पोर्टेंट है और बलबन से ही संबंधित आपका कुछ पॉइंट यहाँ पे है, इसीलिए ये सब आपको पढ़ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नसरुद्दीन महमूद को। तो सबसे पहले बलबन आमिर आखुर के पद पर नियुक्त हुआ बहराम शाह के टाइम। फिर आमिर हाजिब के पद पर नियुक्त हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के टाइम। और अलाउद्दीन मसूद शाह को षड्यंत्र रचा करके उसको अपदस्थ कर दिया गया, यानी कि हटा करके किसको शासक बनाया गया? नसरुद्दीन महमूद को। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो नसरुद्दीन महमूद बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता था, टोपी सिलकर, हम लोग बोले तो टोपी सिलकर। तो नसरुद्दीन महमूद एक कम खर्चीला शासक था, यानी कि सिंपल जीवन व्यतीत करता था और अपना गुजारा टोपी सिलकर करता था। नसरुद्दीन महमूद ने राज्य की समस्त शक्ति बलबन के हाथों में दी थी, सौंप दी। समस्त राज्य की शक्ति बलबन के हाथों सौंप दी, क्योंकि ये बलबन, नसरुद्दीन महमूद को लगा बलबन अच्छा है और बलबन भी नसरुद्दीन महमूद को हर तरीके से, मतलब हर मामले में अच्छा बनने का कोशिश किया। इसीलिए अब क्या हुआ? तो सुल्तान नसरुद्दीन ने बलबन को नायब ए मामलिकात का पद और उलुग खान की उपाधि प्रदान की। ये उलुग खान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन बनता है, उलुग खान किसे कहा जाता है? बलबन को कहा जाता है। और ये उपाधि इसको किसने दिया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। एक नोट है ये जो हमने लिखा ना ऊपर में कि नायब ए मामलिकात, ये क्या है? तो नायब ए मामलिकात बहराम शाह के द्वारा बनाया गया एक पद था। जितना ये सब नाम आएगा, नायब ए मुमालिकात, आमिर हाजिब, सब एक पद का नाम है। नायब शब्द का मतलब है कि किसी की तरफ से काम करना या किसी के काम की देखभाल करना। और इसीलिए तो बलबन इतना फेमस हो पाया नसरुद्दीन महमूद के नज़र में। तो ये है नायब ए मुमालिकात का पद पे नियुक्त किया था। किसको? बलबन को। तो किसी की तरफ से अगर काम करेगा तो इसका मिसयूज़ तो हो भी करेगा, और बलबन जो अच्छा लगा उसके नज़र में शासक बनने के लिए वो करता गया। फिर मिन्हाज अस-सिराज कृति तबकाती नासरी, देखिए ये जो रचना है, ये कृति हमने पहले भी पढ़ा। मिन्हाज अस-सिराज के द्वारा तबकाती नासरी पुस्तक लिखा गया और इसमें सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। यानी कि ये जो पुस्तक है ना, तबकात नासरी, ये नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। और नसरुद्दीन का मकबरा सुल्तानगढ़ी में है। तो यहाँ से आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, नसरुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है? सुल्तानगढ़ी, दिल्ली का एक जगह है। और बलबन को ये उलुग खान की उपाधि दे रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। अब बलबन को तो सब कुछ दे ही चुका है, इस प्रकार से बलबन अब यहाँ पे शासक बन जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बलबन के बारे में। तो 1266 से लेकर के 1287 तक ही शासक रहते हैं। इसका जो कार्यकाल है वो 1266 से 1287 तक रहा। तो 1266 ईस्वी में
बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी कि सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबन के नाम से। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। रजिया सुल्तान के समय बलबन अमीर शिकार के पद पे था। रजिया सुल्तान के समय ये भी एक पद है। फिर है बलबन इल्तुतमिश के उन तुर्की दासों में से एक था जिन्हें तुर्कान चहलगामी यानी चालीसा दल कहा जाता था। चालीसा दल कहा जाता था। उसी में से एक सदस्य था बलबन। शुरू में यहीं पे ये शामिल हुआ था। ये सब यानी छोटा मोटा जो भी पद था उसमें ये शामिल होता गया और धीरे धीरे करके ये यहाँ तक पहुँचा था। तो सबसे पहले इसने चालीसा दल को ही समाप्त किया। तो बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगामी को समाप्त किया। तो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, किसने तुर्कान चहलगामी को बनाया था और किसने समाप्त किया था। तो बनाने वाले थे इल्तुतमिश, समाप्त करने वाले हो गए बलबन। बलबन ने स्वयं को नियामत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब की भव्य उपाधि धारण की। बलबन को लेकर के जितना पॉइंट हमने लिखा है सारा इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिल्ले इलाही और नियामत खुदाई यानी कि भगवान का ही प्रतिनिधि या फिर भगवान का प्रतिबिंब बलबन को बोला जाता है। उसने उपाधि लिया था। फिर है बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। सीधा सीधा याद रखिए, खलीफा का सहायक कहा है। बलबन राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया। तो आपको याद रख लेना है कि राजा का राजत्व सिद्धांत किसने लागू किया? तो बलबन ने किया। यानी कि कुछ इसका मतलब इस प्रकार से निकलेगा कि राजा में ही सब कुछ है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसीलिए राजा को जितना ज़्यादा हो सके उतना सम्मान दीजिए। राजा का राजत्व सिद्धांत यानी कि राजा का जो शासन करने का अधिकार है वह सीधे भगवान से मिली है। यही सब कुछ बात है यहाँ पे राजा का राजत्व सिद्धांत में, और इसको लागू करने वाले थे बलबन। फिर सुल्तान बलबन ने क्या किया? अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त की नीति को अपनाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट, लोह एवं रक्त की नीति पढ़कर ही आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे मार काट संबंधित कुछ बात कर रहा है। तो यही है, जहाँ भी दुश्मन दिखे सीधे उसको मार दो। फिर बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दरबार में, जिनके दरबार में, यहाँ पे जिनके होगा, दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का प्रचलन करवाया। नहीं, ठीक है, जिसने दरबार में गैर इस्लामिक प्रथाओं का भी प्रचलन करवाया। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि बलबन एकमात्र ऐसा सुल्तान हो गया है जो गैर इस्लामिक प्रथाओं का भी प्रचलन करवा रहा है। उसने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति में किया। फारसी पद्धति में, जैसे कि नौरोज़ प्रथा, नौरोज़ त्यौहार जो होता है वह फारसी नववर्ष है, तो इसका भी प्रचलन करवाया। बलबन ने अपने दरबार में ईरानी परंपराओं को, जिसमें सिजदा और पैबोस इम्पोर्टेंट है। अब सिजदा क्या होता है? तो भूमि पर लेट करके अभिवादन करना, और पैबोस मतलब होता है कि सुल्तान के चरणों को चूमना, ये सब शामिल है। यानी कि सिजदा मतलब हो गया एकदम ज़मीन पर लेट करके प्रार्थना करो या फिर नमस्कार करो, और पैबोस मतलब हो गया पैरों को चूमो, चरणों को चूमना, सुल्तान के चरणों को चूमना, ये हो गया आपका पैबोस। और इसका जो शुरुआत है ये किया गया बलबन के द्वारा, और ये भी आपका ईरानी परंपरा है। फिर तुगरिल खान बंगाल का गवर्नर था जिसने बलबन के समय विद्रोह किया था। ये आपका बीपीएससी में ना किस में पूछा गया सीधा सीधी, तो इसको सीधे आप याद रख लीजिए। तुगरिल खान बंगाल का गवर्नर था जिसने बलबन के समय विद्रोह किया था। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य आधार उसका गुप्तचर
यानी कि बरीद विभाग था। देखिए गुप्तचर को ही यहाँ पे बरीद बोल रहा है, तो बरीद विभाग था इसकी सफलता का मुख्य आधार, ये आपको याद रखना है। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने कैकसरऊ, कुछ अजब नाम है यहाँ पे, कैकसरऊ को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। देखिए अभी तक हमने यहाँ तक जो पढ़ा, बलबन का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बलबन के बाद जो भी शासक बने यहाँ पे गुलाम वंश में, वो आपका एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक इम्पोर्टेंट है कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक कौन थे, तो वो क्यूमर्स करके कोई शासक था, वो था, ये आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए कि जैसे बलबन का मृत्यु होता है तो बलबन ने कैकसरऊ को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। और दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र द्वारा कैकसरऊ को डराकर मुल्तान भाग गया और उसके स्थान पर कैकूबाद यानी कि बगोरा खां का पुत्र, ये सब नाम है, ये सब आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कैकूबाद को सुल्तान बनाने में सफलता प्राप्त की। फिर कैकूबाद के बाद आया कैमूर्स, ये कुछ समय तक दिल्ली का सुल्तान बना और कैमूर्स की हत्या कर दिया गया जलालुद्दीन के द्वारा। और जलालुद्दीन इसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और अपना एक नया वंश स्थापित करता है, उसका नाम रहता है खिलजी वंश। अगला वंश हमारा वही है, खिलजी वंश। इस प्रकार गुलाम वंश का अंतिम शासक हो जाता है क्यूमर्स। तो इस प्रकार से हमारा गुलाम वंश यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज का क्लास में हमने लगभग आधा से अधिक दिल्ली सल्तनत को पढ़ा और जो भी वंश है वो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा एक क्लास में। और तो एक बार हम लोग शॉर्ट रिवीजन करते हैं, ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, 5 से 10 मिनट में हम लोग शॉर्ट रिवीजन करते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत, देखिए हम लोग सब बातों को नहीं रखेंगे, कुछ कुछ बात ऊपर ऊपर से देखते हैं ताकि आपका एक फ्रेम बन जाए कंप्लीट कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। तो जैसे ही हर्षवर्धन का टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, उत्तर भारत पर शासन करने के लिए कोई योग्य शासक नहीं बचा। योग्य शासक नहीं बचा, इसका फ़ायदा हो सके जो योग्य रहेगा वो तो उठा ही लेगा। तो इसी का फ़ायदा उठाया गया किसके द्वारा, विदेशियों के द्वारा, और ख़ासकर मुसलमानों के द्वारा। और उन मुसलमानों का जो क्रम था आक्रमण करने का, उनमें से सबसे पहला क्रम किसका रहता है, अरबी मुसलमान का, उसके बाद तुर्की मुसलमान का। अरबी मुसलमान में भी कौन, तो सबसे पहले उबैदुल्ला जो असफल रहा, फिर सफल में कौन रहा, तो मोहम्मद बिन कासिम। सबसे पहले इसका उद्देश्य था यहाँ पे आक्रमण करना, धन दौलत लूटना और वापस चले जाना। और एक चीज़ था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, जो कि इन लोगों ने किया। लेकिन जब तुर्की आक्रमण हुआ तब इन लोगों ने सब कुछ किया जो अरबी सब किया, इसके साथ ही साम्राज्य विस्तार का भी कार्य शुरू कर दिया, जिस कारण से हमारा एक साम्राज्य अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के कंप्लीट किया, वो था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। अभी तो औरों वंश बाकी है। तो ये रहा परिणाम। तो सबसे पहले हमने गुलाम वंश को पढ़ा, उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पढ़ा अरब आक्रमण पढ़ा, फिर तुर्कियों का आक्रमण हुआ वो पढ़ा। इसमें प्रमुख शासक अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, उसके बाद आया महमूद गजनवी के बाद आया महमूद गौरी, ठीक है। उसके बाद महमूद गौरी का सबसे इम्पोर्टेंट ये आक्रमण 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 चंदावर का युद्ध। कंक्लूज़न यानी कि इसका जो रिज़ल्ट क्या हुआ ये हम लोगों ने पढ़ा अभी। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया दिल्ली सल्तनत। जैसे ही मोहम्मद गौरी यहाँ से जाता है, यहाँ से क्या दुनिया से चला जाता है, लेकिन उससे पहले वो अपना साम्राज्य अपना गुलाम जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको सौंप कर जाता है और वो स्थापना करते हैं गुलाम वंश का, जिनमें से गुलाम वंश का प्रथम शासक यही हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर, इसको लाख बख्श कुरान खान कहा जाता है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा इनके द्वारा स्थापित किया जाता है। कुतुब
मीनार की शुरुआत करते हैं, लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। इसका मृत्यु होता है पोलो या फिर चौगान खेलते समय। इसका मकबरा लाहौर में है। इल्तुतमिश के बारे में ये वास्तविक संस्थापक बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। आराम शाह की हत्या करने के बाद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। ये राजधानी दिल्ली में स्थापित करता है। 40 दलों का जो समूह है तुर्कान चहलगामी, इस संगठन का निर्माण करता है इल्तुतमिश। इसके टाइम पे मांगबरनी आता है जो इसको शरण देने से मना कर देता है। फिर इक्ता व्यवस्था, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चांदी का टंका, तांबे का जितल, ये इल्तुतमिश के द्वारा प्रचलन करवाया गया था। इल्तुतमिश का मृत्यु होता है 1236 में। उसके बाद रजिया को ये उत्तराधिकार नियुक्त करता है, लेकिन रजिया सुल्तान डायरेक्ट शासिका नहीं बन पाती है, कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ता है और अंततः रजिया यहाँ पे शासिका बनती है। इसका युद्ध होता है अल्तुनिया के साथ, लेकिन युद्ध में जब हारने लगती है तो दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। अल्तुनिया से विवाह कर लेता है और फिर रात के टाइम पे कुछ डाकुओं के द्वारा कैथल के पास ये लोग रेस्ट कर रहा था, वहाँ पे मार देता है रजिया सुल्तान को। उसके बाद बहराम शाह शासक बनता है। ये अयोग्य था। बहराम शाह के टाइम पे ये आपको इम्पोर्टेंट है कि बलबन को इसने आमिर आखुर के पद पे नियुक्त किया था। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। ये बलबन को और ज़्यादा ऊपर उठा दिया, यानी कि आमिर हाजिब के पद पे नियुक्त किया। फिर नसरुद्दीन महमूद आता है। इसने सारा का सारा शक्ति बलबन को ही सौंप दिया, राज्य का सारा शक्ति, और इस प्रकार से बलबन अब शासक बन जाता है। और जैसे शासक बनता है तो अपना जो भी नीति है वो जानता है कि किस प्रकार से हम शासक बने हैं, छोटा छोटा दलों का सहारा लेकर के, या फिर जो भी दल था, जैसे कि तुर्कानी चहलगामी था, और ऊपर में हम लोग क्या क्या पढ़े, ये नाइब मामलिकात और आमिर हाजिब, इन सब जो था ना, तो सबसे पहले इसी को ख़त्म किया, 40 दल को। फिर बलबन ने स्वयं को नियामत खुदाई कहा, जिल्ले इलाही कहा। फिर राजा का राजत्व सिद्धांत को लागू किया और विरोधियों से लड़ने के लिए लोह एवं रक्त की नीति को अपनाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है लोह एवं रक्त की नीति, यानी कि जहाँ दुश्मन मिले उसी को सीधे मार दो। बलबन दिल्ली का ही एक मात्र ऐसा सुल्तान था जिसने गैर इस्लामिक प्रथाओं का भी प्रचलन करवाया था। और नौरोज़ त्यौहार जो है ये बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। नौरोज़ त्यौहार फारसी नववर्ष को ही बोला जाता है। फिर सिजदा पैबोस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि भूमि पर लेट करके अभिवादन करने को सिजदा कहा जाता है और सुल्तान के चरणों को चूमना पैबोस कहा जाता है। ये सीधा सीधा एक जगह क्वेश्चन मिला, वो लिख लीजिए कि तुर्गिल खान बंगाल का गवर्नर था जिसने बलबन के समय पे विद्रोह किया था। उसके बाद से कोई शासक योग्य नहीं बचा। फिर एक शासक अंत में जो था क्यूमर्स, ये था गुलाम वंश का अंतिम शासक। और इस प्रकार से हमारा जो गुलाम वंश है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग ये 1.5 घंटा में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा और उसको कंप्लीट किया। बाकी आपको मेहनत इसमें करना है, आपको चीज़ों को रिवाइज़ करना है, नोट्स को पढ़ना है और चीज़ों को याद भी करना है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। देखिए मिड लेवल में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्लास थोड़ा सा हम लोग इसी प्रकार से ड्यूरेशन को बढ़ा चुके हैं। करीब आपका 1.5 घंटा के आसपास रेगुलर क्लास रहेगा और करीब 7 से 8 क्लास में हम लोग मिड लेवल हिस्ट्री का जो प्रीलिम्स का क्लास है उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे प्रीलिम्स का क्लास हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर मेंस के लिए हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ बैकअप प्लान कर रहे हैं। देखिए एग्ज़ाम में तो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से ही क्वेश्चन बनाना है और एक झारखंड का इतिहास से ही क्वेश्चन बनाना है, और इन दोनों पोर्शन को हम लोग इतना अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए बन जाना चाहिए। चाहे इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन करना पड़े तो मैं PDF में करके दे दूँगा।
और रही बात मिडेवल का और मॉडर्न हिस्ट्री का, तो मिडेवल में हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर से ही करेंगे, यानी कि खूब से खूब 10 क्वेश्चन रहेगा आपका मिडेवल से मीन्स के लिए, जो कि खूब से खूब 3 या 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे, या फिर एक मैराथन क्लास देके उसको कंप्लीट करने के लिए सोचेंगे। और फिर मॉडर्न से भी सेम स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, 1.5 घंटा का क्लास रेगुलर रहेगा, और मॉडर्न भी हम लोग 10 क्लास में प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट करेंगे, और फिर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ले करके मेंस को कंप्लीट करवा देंगे, और हमारा कंप्लीट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो ये सब स्ट्रेटजी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मार्च में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपके पास रिवीजन के लिए काफ़ी टाइम बचेगा, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा सक्सेस के उतना करीब आप पहुँचिएगा। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए और क्लास को देखिए, नोट्स को पढ़िए, रिवीजन कीजिए बार बार। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।